आज हम पढ़ेंगे स्थानीय स्वशासन। यह स्थानीय स्वशासन ना सिर्फ यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए जरूरी है बल्कि आरओ एआरओ यूपीपीसीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं पढ़ते हम आज के स्थानीय स्वशासन के बारे में। तो देखेंगे स्थानीय स्वशासन का जो है ये राज्य सूची का विषय होता है। क्या होता है? राज्य सूची का विषय होता है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सत्ता का विकेंद्रीकरण करना। सत्ता का विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है कि निचले स्तर के लोगों के पास सत्ता पहुंचाना। उसके बाद क्या होना, अब इसके फैक्ट के बारे में बात करेंगे तो अनुच्छेद के 40 डीपीएसपी में ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है। तो वहीं से स्थानीय स्वशासन की नींव पड़ती है। अब बात करेंगे हम कि इस स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है। तो स्थानीय स्वशासन के जनक है लॉर्ड रिपन। कौन है? लॉर्ड रिपन। 1882 का प्रस्ताव, इसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहते हैं। स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा क्या कहते हैं? 1882 का प्रस्ताव। और रिपन ने स्थानीय बोर्डों के गठन की शुरुआत की थी। अब उसके बाद अगर हम बात करेंगे, अगर ऐतिहासिक शुरुआत की आप बात करेंगे तो नागौर, राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर, ध्यान देने वाली बात है, 2 अक्टूबर क्यों? गांधी जी की जयंती थी 2 अक्टूबर, और गांधी जी हमेशा पंचायतों के गठन की बात करते थे। तो 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था स्थानीय स्वशासन का, और उसके तुरंत बाद आंध्र प्रदेश ने भी इसे अपनाया था। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कुछ समितियां जो स्थानीय स्वशासन से संबंधित थी, तो पहली है बलवंत राय मेहता समिति। इसमें देखिए आप कुछ चीजें याद रखेंगे कि कौन से समिति में कितने लेयर की बातें हो रही थी। देखिए बलवंत राय मेहता समिति ये त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की थी, यानी कि 3 लेयर की बात की थी, त्रिस्तरीय। अब देखिए इन्हें पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्पकार कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को। इन्होंने 3 स्तर पे जो है 3 स्तर पे बात किया था। पहला ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा जो है जिला परिषद। अब अगर हम बात करेंगे अशोक मेहता समिति, तो अशोक मेहता द्विस्तरीय मॉडल है, यानी कि 2 लेयर की बातें करता है। ये आप देख लेंगे क्योंकि ये अक्सर यहाँ पे लेयर से प्रश्न आपसे पूछ लेता है, स्तर से प्रश्न पूछ लेता है। तो द्विस्तरीय मॉडल है। इसमें देखिए एक होता है जिला परिषद और एक है मंडल पंचायत। तो इस तरीके से अशोक मेहता 2 लेयर की बात करते हैं। साथ में ये कहते हैं कि 15,000 से 20,000 की आबादी पर मंडल पंचायत का गठन हो, तो यह कहते हैं। उसके बाद देखेंगे इसके फैक्ट कुछ समझ लीजिए। और इन्होंने यह कहा था कि पंचायतों में राजनीतिक दलों की भागीदारी की सिफारिश की थी। तो अक्सर परीक्षा में पूछ लेता है कि पंचायतों में राजनीतिक दलों की सिफारिश किस समिति ने किया था, तो वह समिति है आपका अशोक मेहता समिति। अब हम देखेंगे एमएल सिंघवी समिति। तो एमएल सिंघवी समिति ने कहा था कि स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, यानी किसने संवैधानिक दर्जा की बात किया था। उसके बाद पंचायतों में को संविधान में स्थान देने की पहली सशक्त सिफारिश किया था। उसके बाद देखेंगे न्याय पंचायतों और ग्राम न्यायालयों की गठन की बात कही थी, और साथ में पंचायतों के लिए वित्तीय संसाधनों की आत्मनिर्भरता पे जोड़ दिया था। अब उसके बाद अगर हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण समितियां, जैसे कि पीके थुंगन समिति 1988 में बना। अब देखिए 5 वर्ष तक एक निश्चित कार्यकाल की इसमें जोर देते हैं और नियमित चुनाव पर ये बात करते हैं। साथ में वीएन गडगिल 1988 में एक समिति आती है जो कहती है सभी 3 स्तरों के सदस्यों के लिए सीधे निर्वाचन की व्यवस्था की जाए। अब अगर हम बात करेंगे कि वर्तमान में 73वां संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से स्थानीय स्वशासन को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब देखिए उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। देखिए यह प्रश्न आपसे पूछ लेता है कि जब स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया था तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय प्रधानमंत्री थे आपके पीवी नरसिम्हा राव। अगर अब संविधान की बात करें तो हमारा 73वां संविधान संशोधन जो है संविधान के भाग 9 में आता है और अनुसूची 11 में, और इसमें कुल विषय 29 विषय हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे पंचायती राज दिवस, देखेंगे। अब आपको एक चीज आपको पहले बता देते हैं कि 24 अप्रैल को जो है पंचायत दिवस मनाया जाता है। अब देखिए 24 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है, तो उसके लिए आपको समझना होगा कि जब 73वां संविधान संशोधन हुआ था तो 24 अप्रैल 1993 को जो है यह पूरे देश में लागू किया गया था, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाया जाता है। और यह कब से प्रारंभ किया गया? ये 2010 से प्रारंभ किया गया। अब आप देखेंगे
कि कुछ अनुच्छेदों के बारे में, जैसे कि अनुच्छेद 243 ए। अनुच्छेद 243 ए क्या कहता है? पंचायत की परिभाषा और ग्राम सभा की परिभाषा देता है। जैसे कि पंचायत क्षेत्र के मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्तियों का समूह ग्राम सभा होता है। तो अनुच्छेद 243 में क्या कहता है? ग्राम सभा किसे कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे पंचायतों के गठन के बारे में, तो प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय संरचना अनिवार्य है। प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय यानी कि पंचायत स्तर पे, मंडल स्तर पे और उसके बाद जिला परिषद स्तर पे, 3 होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में मध्यवर्ती यानी कि ब्लॉक स्तर पे बनाना अनिवार्य नहीं रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि पंचायतों की संरचना, देखिए ग्राम पंचायत का चुनाव सीधे डायरेक्ट होगा, उस पर डायरेक्ट जनता भाग वोट करेगी। उसके बाद मध्यवर्ती और जिला स्तर के अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष होगा, यानी कि जो है ब्लॉक प्रमुख होते हैं, जो पंचायत अध्यक्ष होते हैं, उनका चुनाव कैसे होगा? अप्रत्यक्ष होगा, यानी कि इनडायरेक्ट होगा। आप जैसे बीडीसी वगैरह का चुनाव देखते हैं, बीडीसी ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं, तो एक तरीके से ये अप्रत्यक्ष हो गया। और ग्राम प्रधान का चुनाव कौन करता है? डायरेक्ट, जनता डायरेक्ट करती है। अब उसके बात करेंगे संरचना संबंधी कुछ नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? राज्य विधानमंडल के पास है। यानी कि पंचायत के चुनाव को लेकर, स्थानीय स्वशासन को लेकर यदि कोई उसमें संशोधन करना हो तो वो शक्ति किसके पास है? राज्य के विधानमंडल के पास होता है। अब अगर हम बात करेंगे आरक्षण के प्रावधान को, तो देखेंगे जनसंख्या के अनुपात में SC ST के लिए आरक्षण का प्रावधान है। साथ में महिलाओं का आरक्षण 1/3 यानी कि 33% है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे OBC आरक्षण का निर्णय राज्य की विधानमंडल पे छोड़ दिया गया है। तो ये कुछ निर्णय जो है आपको जानने की जरूरत है। अब देखिए यह टॉपिक, ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त पंचायत जो है शासकों को हटा दिया है। इसीलिए जो है यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर करंट अफेयर से रिलेट करके GS का क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे। अब देखिए एग्जाम फैक्ट से कुछ समझ जाइए कि कभी कभी राज्यों में परसेंटेज का अनुपात पूछ लेता है। जैसे कि बिहार में आप देखेंगे, भारत का पहला एक ऐसा राज्य था जो महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है। और साथ में अभी वर्तमान में भारत के 21 राज्य ऐसे हैं जहां पे महिलाओं को स्थानीय शासन में यानी कि लोकल इलेक्शन में 50% रिजर्वेशन दिया जा रहा है। भारत के उत्तर प्रदेश में अभी 33% रिजर्वेशन है, लेकिन अभी सरकार जो है इस पे विचार कर रही है कि 50% रिजर्वेशन दिया जाए। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि कार्यकाल एवं योग्यता की बात करते हैं, तो प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल रहेगा और विघटन के 6 महीने के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य रहेगा। उसके बाद पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम योग्यता 21 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करेंगे शक्तियां एवं उत्तरदायित्व की, तो आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय की योजना तैयार करना होगा। और साथ में 11वीं अनुसूची में जो 29 विषय, 29 विषय का क्या मतलब क्या है? नाला बनवाना, रोड बनवाना, सड़क बनवाना, पटिया को सही करवाना, गौशाला का व्यवस्था करना, ठीक है, बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, लाइब्रेरी बनवाना, ठीक है, सामाजिक जो कार्य होते हैं जैसे कि दाह संस्कार करना, इन सब सारी चीजों को व्यवस्था कौन आता है? यह आता है 11वीं अनुसूची के 29 विषय में आते हैं। तो इन सभी विषयों पे काम करने का काम होगा ग्राम पंचायत के प्रधानों का। उसके बाद देखेंगे राज्य वित्त आयोग, यानी कि राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्य वित्त आयोग का गठन करता है राज्यपाल 5 वर्षों के लिए। अब देखिए राज्य वित्त आयोग करता क्या है कि नगर पालिका के लिए, स्थानीय स्वशासन के लिए फंड देता है। क्या देता है? फंड देता है। और एक ये संवैधानिक संस्था है। और साथ में राज्य द्वारा संचित करों को पंचायत और नगर पालिकाओं के बीच में वितरण करने का काम कौन करता है? ये राज्य वित्त आयोग करता है। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि राज्य निर्वाचन आयोग, देखने वाली बात है, राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। अब राज्य निर्वाचन आयोग का काम क्या होता है? जो स्थानीय चुनाव होता है जैसे कि नगर पालिका या पंचायतों का, उसका ये मतदाता सूची तैयार करना और चुनाव संपन्न कराना होता है। अब एक चीज जरा फैक्ट नोट कर लीजिए, अगर विधानमंडल का चुनाव हो, अगर संसद का चुनाव हो, तो कौन करता है? अगर संसद का चुनाव और विधानमंडल का चुनाव हो तो वो भारत के निर्वाचन आयोग कराता है। और वहीं पे अगर स्थानीय चुनाव की बात हो तो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। जैसे उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग, बिहार का है तो बिहार निर्वाचन आयोग ये स्थानीय चुनाव को कराएगी। लेकिन अगर बिहार में विधानसभा हो, उत्तर प्रदेश में विधानसभा हो, तो कौन कराएगी? भारत निर्वाचन आयोग कराएगी। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे
की नगर पालिकाएं के बारे में। अब देखिए नगर पालिका एक नगरीय स्वशासन की बात करता है और ये संविधान के भाग 9 में है और इसकी अनुसूची है 12वीं अनुसूची में है और कुल कितने विषय है 18 विषय है और 1 जून 1993 से ये लागू हो गया था। अब अगर हम बात करेंगे कि नगर निकायों के स्तर क्या है, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। अब देखेंगे, अब हम आपको एक चीज समझा देते हैं, जनसंख्या के आधार पर और गांव से शहरीकरण होने के आधार पर इनको 3 भागों में डिवाइड किया। जैसे कि नगर पंचायत, देखेंगे ऐसे क्षेत्र जो ग्रामीण होते हैं और धीरे धीरे शहरी क्षेत्र में परिवर्तित होते हैं, ऐसे क्षेत्रों को नगर पंचायत कहते हैं। और ऐसे छोटे शहर जिनकी आबादी 20,000 से 3 लाख के बीच में उनको नगर पालिका परिषद कहते हैं। और ऐसे क्षेत्र जिनकी आबादी 3 लाख से अधिक होती है वह जो है नगर निगम के क्षेत्र में आते हैं। अब देखिए समझिए, इसको हम समझा रहे हैं विस्तार से। जैसे कि नगर पंचायत का अगर आपको उदाहरण देखना है तो जीयनपुर हो गया, अजमतगढ़ हो गया, मुबारकपुर हो गया, ये सारे क्षेत्र किसमें आते हैं, नगर पंचायत क्षेत्र में आते हैं। अब अगर आपको नगर पालिका परिषद को देखना है तो नगर पालिका किसमें, आजमगढ़, जो आजमगढ़ का नगर पालिका वो नगर पालिका में आता है। अब देखिए नगर निगम किसमें आता है, जैसे कि लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, वाराणसी हो गया, जिनकी आबादी ज्यादा है, जो पहले से जिनका शहरीकरण हो चुका है वो आते हैं नगर निगम में। ठीक है, तो आप एक फैक्ट कमेंट में आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम है, 17 या 18। ठीक है, अब देखेंगे नगर निगम का इतिहास। अगर देखें नगर निगम के इतिहास के बारे में जानकारी आपको रखना है तो भारत का पहला प्रथम नगर निगम जो है मद्रास बना 1687 में। कब बना, ये बना था 1687 में। अब देखेंगे उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण समितियां देख लीजिए, जैसे वार्ड समिति 243 के तहत आता है। इसमें 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिका का गठन करना अनिवार्य होता है। एक होता है जिला योजना समिति 243 में आता है, जो पूरे जिले के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करती है। उसके बाद हम देखेंगे नगरीय निकायों के अन्य प्रकार, जैसे कि नगर निगम हो गया, नगर पालिका परिषद हो गया, अधिसूचित क्षेत्र समिति हो गई, नगर क्षेत्रीय समिति हो गई, छावनी परिषद हो गया, पत्तन न्यास हो गया, टाउनशिप हो गया, विशेष प्रयोजन एजेंसी हो गया। ये सब किसमें आते हैं, या तो नगर निकायों के अन्य प्रकार में आते हैं। अब देखेंगे सहकारी समिति, जैसे कि कुछ लोगों का समूह मिलकर, कुछ लोगों का, व्यक्तियों का समूह मिलकर, कुछ वर्गों का समूह मिलकर कोई व्यापार के लिए, कोई रोजगार के लिए जो समितियां, सहकारी समितियां बनाई जाती है, कोऑपरेटिव समितियां बनाई जाती है, उनके बारे में बताया गया। जैसे कि 97वां संविधान संशोधन 2011 के दौरान संविधान को 9 ख में जोड़ा गया। और देखिए सबसे बड़ी बात, इनको अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 तक विस्तार किया गया। अब देखिए ये चीजें हम आपको क्यों बता रहे हैं, वो चीजें आपको इसलिए बता रहे हैं कि गांव में आप देखेंगे अक्सर जो है गांव में जो है कोऑपरेटिव सहकारी समितियां बनाई जाती हैं। जैसे कि जो आजकल आपको लोग देख रहे होंगे स्वयं सहायता समूह, आपने सुना होगा गांव में स्वयं सहायता समूह होता है। जैसे कुछ महिलाओं का समूह मिलकर अपने लिए कुछ काम करते हैं, कुछ फंड का व्यवस्था करते हैं, तो वो किसमें आता है, वो आता है आपका कोऑपरेटिव समितियां में ही आता है। और इसको कब किया गया था, 97वां संविधान संशोधन सन 2011 में जोड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे इस सहकारी समिति को क्यों जोड़ा गया, क्योंकि यह अनुच्छेद 19 के 1C में एक मौलिक अधिकार दिया गया। उसके बाद यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 43B जोड़ा गया। अब देखेंगे पेशा अधिनियम 1996। देखिए ऐसे क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र जहां पे उनकी विशेष संस्कृति और परंपरा कारण स्थानीय स्वशासन को लागू नहीं किया गया था, उन्हीं क्षेत्रों में 1996 में पेशा अधिनियम 1996 लागू किया है। और ये किसकी सिफारिशों पे किया गया था, भूरिया समिति के सिफारिश पे लागू किया गया था। उद्देश्य क्या था, जनजातीय समुदायों की परंपराओं और अधिकारों की रक्षा करना। और देखिए यह वर्तमान में 10 राज्यों में लागू है, जैसे कि सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, असम, इन सब क्षेत्रों जैसे पूर्वोत्तर के राज्य हैं, या फिर मध्य प्रदेश जहाँ पे जनजाति गोंड लोग ज्यादा रहते हैं, वहां पे ये सारी चीजें लागू है। उसके बाद देखेंगे कुछ एग्जाम के दृष्टिकोण से समझ जाइए, जैसे कि 73वां संविधान संशोधन लागू कब हुआ, 24 अप्रैल 1993 को। 74वां संविधान संशोधन लागू कब हुआ, 1 जून 1993 को। कुल कितने विषय हैं, पंचायती राज में 29 विषय हैं, नगर पालिका में कितने विषय हैं, 18 विषय। ये एग्जाम से के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे 243I किसकी बात करता है, वित्त आयोग की बात करता है। 243 के किसकी बात करता है, निर्वाचन आयोग की बात करता है, चुनाव की बात करता है। 243D किससे बात करता है, आरक्षण की बात करता है। और 243D किसका है,
कि पंचायतों की शक्तियां के बारे में बात करता है। तो यहाँ हमने पंचायती स्वशासन पढ़ा और आपको विशेष धन्यवाद जो आपने यहाँ तक वीडियो देखा और चैनल को आपको ने सब्सक्राइब किया। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अगली नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।